हेलो फ्रेंड्स, ये एडुटीरिया बुक से हम बिहार तथ्य संग्रह में आज जानेंगे बिहार का भूगोल। तो इस बुक में बिहार का भूगोल के जितना टॉपिक दिया हुआ है वो सब समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ से बिहार का भूगोल शुरुआत है। ये 3rd चैप्टर है, समझिए इस बुक का। तो बिहार का भूगोल है, तो इसके बारे में जानेंगे। बिहार के भूगोल में यानी कि बिहार का भौतिक विभाजन ऐसे किया गया हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्र सबसे पहला, जिसको तराई क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा मैदान क्षेत्र, तीसरा पठार क्षेत्र। तो ये तीनों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ऊपर कुछ बातें लिखा हुआ है कि बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो जो यह भारत के पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। बिहार का भौतिक विभाजन, तो पर्वतीय तराई क्षेत्र, इसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी, ये सब आते हैं। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान आता है। पठार में धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान। डायग्राम में यहाँ पर ये सब का देख सकते हैं कैसे कैसे बिहार में है। सबसे पहले सोमेश्वर श्रेणी, इस वाला जगह को सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर दून घाटी है, यहाँ रामनगर दून है, और यहीं से सोमेश्वर श्रेणी से ही देख सकते गंडक नदी बहते बहते हुए यहाँ पर आकर गंगा नदी के पास मिलता है। और गंगा नदी का इस तरीके से पूरा बीच में डिवाइडेड है गंगा नदी। फिर गंगा नदी ये सोन नदी से मिला हुआ है। ये गंगा सोन दोआब कहलाता है, गंगा सोन दोआब, क्योंकि ये वाला देख सकते गंगा नदी और सोन नदी ये मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को गंगा सोन दोआब कहते हैं। यहाँ पर मगध का मैदान है और दक्षिण का पठार क्षेत्र इस जगह पे है। ये मगध का मैदान, यहाँ अंग का मैदान, क्योंकि एक समय में अंग का क्षेत्र यहाँ तक विस्तार था, मगध का मैदान यहाँ तक विस्तार था। उसके बाद यहाँ पर घाघरा गंडक दोआब, तो घाघरा यहाँ पर है और गंडक दोनों आकर इस जगह पे मिलता है, इसलिए घाघरा गंडक दोआब यहाँ पे बनता है। दोआब हो गया, दो नदियों के जो बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो घाघरा गंडक दोआब यहाँ पर है। ये गंडक कोसी दोआब, तो यहाँ पे गंडक नदी और यहाँ पे कोसी नदी, ये दोनों के बीच वाला जगह गंडक कोसी दोआब कहलाता है। उसी तरीक़ा से कोसी नदी महानंदा, तो यहाँ पर महानंदा कोसी नदी इस जगह पे, तो यहाँ पे कोसी महानंदा दोआब बनता है। तो इस तरीके से बिहार में अलग अलग तरह के अपवाह क्षेत्र है। अब सबसे पहले हम जानेंगे पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर है कि पर्वतीय या तराई क्षेत्र बिहार का पश्चिम भाग में, तो बिहार के पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पर है विस्तार, तो पश्चिम चंपारण पर्वतीय तराई क्षेत्र है, जो कि 932 वर्ग किलोमीटर है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया हुआ है। एक सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी में है कि त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 874 मीटर है। उसके बाद रामनगर दून, इसका विस्तार हरद नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240
मीटर है। तो यहाँ पर 240 मीटर इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच स्थित है। तो ये वाला जगह को दून घाटी कहते हैं। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी डायग्राम में देख सकते हैं, ये सबसे पहले नेपाल के साइड देख रहे हैं, ये सोमेश्वर श्रेणी होता है जो कि बहुत ऊंचा है। यहाँ पे 240 मीटर है इसका ऊंचाई, और दोनों के बीच वाला जगह को दून घाटी कहते हैं। अब मैदान क्षेत्र, बिहार के मैदान के बारे में देख लेते हैं। तो मैदानी क्षेत्र, बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। जो गंगा नदी का उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। यहाँ पर इस मैदानी के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर तो उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में कि गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, उत्तरी गंगा का मैदान। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से, इसका ढाल कैसे है, उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआबों से तात्पर्य है दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो घाघरा गंडक दोआब, जो घाघरा नदी और गंडक के बीच वाला जगह को कहते हैं गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तरी भाग है, तो इसी में 3 दोआब है। सबसे पहले कोसी महानंदा दोआब, गंडक कोसी दोआब, घाघरा गंडक दोआब। तो ये 3 दोआब में बटा गया। उसी तरीक़ा से नीचे वाला क्षेत्र में भी देखेंगे तो अलग अलग तरह के क्षेत्र में डिवाइड किया गया। एक हो गया गंगा सोन दोआब, ये उत्तर है, तो ये दक्षिणी गंगा का मैदान है। तो ये गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, इस तरीके से ये सब भाग में डिवाइड किया हुआ है। फिर 3 इसमें भी है। तो उसी तरीक़ा से दक्षिण गंगा का मैदान में कि गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। तो दक्षिण गंगा का मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र के 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। अब पठार की बात करते हैं। पठार में क्या है, तो पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी सीमा पर पहाड़ एवं पठार का क्षेत्र जो झारखंड से साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है, एक धारवाड़ चट्टानें, एक विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है, और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से वहाँ पर जलमग्न निम्न भूमि, वहाँ पे हमेशा जलमग्न रहता है भूमि में, तो वो चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाट क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में मतलब बाट क्षेत्र में जो आकृति बनता है उसको दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर
गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर है कि उत्तरी गंगा में कई मन या चौर जो होते हैं गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। तो देख लिए कि मन या चौर किसको कहते थे। जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। उसके बाद है दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में देख रहे हैं कि ये बाढ़ के विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आकार, निर्माण काल, क्षेत्र, विशेषताएं। तो धारवाड़ जो होता है वह निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ है। धारवाड़ चट्टान का निर्माण जो कि कहाँ पर है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में है। इसकी विशेषताएं हैं कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र जो ये है धारवाड़ या प्री कैम्ब्रियन, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि, ये इसकी विशेषता है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर है विंध्य प्री कैम्ब्रियम, इसका क्षेत्र कैमूर रोहतास में है। विंध्य प्री कैम्ब्रियम कैमूर रोहतास में है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर टर्शियरी, ये इस निर्माण काल है प्लीस्टोसिन एज। प्लीस्टोसिन एज में इसका निर्माण काल है। पश्चिम चंपारण इसका क्षेत्र है। ये सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। फिर क्वाटरनरी, प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन निर्माण काल में, मतलब इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन एज और होलोसिन एज में। इसका क्षेत्र है गंगा का मैदान। और विशेषताएं हैं कि बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वाटरनरी, तो यहाँ पर इतने बात को देख लिए। अलग अलग प्रकार के जो मैदान या क्षेत्र बनता है उसकी विशेषता देख लिए। पठार के बारे में देख लिए कि अलग अलग पठार और उसका निर्माण किस काल में हुआ था। क्षेत्र भी देख लिए। धारवाड़ का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन एज में। इसका धारवाड़ चट्टान मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में होता है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र यही है धारवाड़। विंध्य है जो प्री कैम्ब्रियन एज में यही बना था, जो कि कैमूर रोहतास में। यह दूसरा प्राचीन पठार है। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी ये बना था प्लीस्टोसिन, ये पश्चिम चंपारण क्षेत्र में स्थित है, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद क्वाटरनरी, प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन, गंगा का मैदान ये होता है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है ये। अब यहाँ पर है बिहार के जलवायु के बारे में। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की लंबे समय तक के जो मौसम रहता है उसकी औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार के जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी कि उपोष्ण। यहाँ पर दोनों रहता है, यानी कि गर्मी भी रहता है और ठंडी भी रहता है और अक्सर मानसूनी रहता है। ज़्यादातर बरसात यहाँ पे होता है। बिहार क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक ये सब है, जिसमें इतने सारे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हो गया अक्षांशीय स्थिति, जो उपोष्ण क्षेत्र होता है वो। फिर है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति। फिर है बंगाल की खाड़ी से ये दूर है, उच्चावच है। फिर मानसून का प्रभाव इत्यादि। तो इतने सारे चीज़ से ये इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय रेखा जो इस तरीके से ये समझिए। तो यहाँ पर ये अक्षांशीय रेखा जो है बिहार, तो यहाँ पर स्थित है। भारत लगभग इस जगह पे स्थित है बिहार यहाँ पर। तो इसका अक्षांशीय रेखा ही प्रभावित करता है। उसके बाद है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूर, उच्चावच, मानसून का प्रभाव इत्यादि। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं के अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है।
कोपेन जलवायु इसका क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी बिहार है। उत्तरी बिहार को CWG से संकेत किया है और दक्षिणी बिहार को AW से संकेत किया है। ये भूगोलवेत्ताओं ने इस तरीके से संकेत किए हैं जलवायु वाले। त्रिवार्था उत्तरी बिहार को CAW से संकेत किया है, उसका दक्षिणी बिहार को AW से संकेत किया गया है। फिर थॉर्नवेट उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CB-W से संकेत किया है और थॉर्नवेट शेष बिहार को CA-W से संकेत किया गया है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, जब उत्तर में सूर्य होता है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति में होती है। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया है जहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस रहता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले यहाँ पे है मानसून आने के पूर्व बिहार की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। तो मानसून के पूर्व बिहार में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु का रूप माना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यह सर्वाधिक वर्षा किशनगंज यानी कि 205 सेंटीमीटर जिले में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद यानी कि 101 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो यह किशनगंज में 205 और 101 सेंटीमीटर यानी कि सबसे कम औरंगाबाद में होता है, लेकिन औसत जो होता है 112 सेंटीमीटर वर्षा होता है। बिहार में पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर है कि बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। तो बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो रहता है, दक्षिणी पश्चिम जो होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित अक्सर ये रहता है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक यह होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सबसे ज़्यादा ठंडक होता है। सर्वाधिक ठंडा वाला जगह है वह गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला मतलब सर्वाधिक गर्मी गया में है, तो सर्वाधिक ठंडा भी गया में है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल के वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया हुआ है। एक दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में फिर से विभाजित किया गया हुआ है। ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो जोन वन इस वाला जगह को कहते हैं, पूरे जगह हो गया यहाँ के आसपास वाला जोन 1। उसके बाद जोन टू इधर वाला जगह को कहा गया है। जोन 3 ये सब जगह को, जोन 3A ये वाला जगह को, जोन 3B ये वाला जगह को, तो इस तरह के जोन में डिवाइड किया गया हुआ है। तो देख लीजिए जोन 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में यहाँ पर है। जोन 1 में 13 जिला आता है, जिसमें पश्चिम चंपारण,
पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब जोन 1 के अंतर्गत आते हैं। ये सब बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र है, जोन 1 में बांटा गया है। जोन 2 में 8 जिला आता है, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा ये आता है। अब तीसरा में जोन ए और जोन बी में डिवाइड किया। जोन ए में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। जोन 3 बी में है 11 जिला आता है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा ये सब आते हैं। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं। तो यहाँ पर है विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। तो जैसे जोन 1 जो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र आता है, यहाँ की विशेषताएं के बारे में कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी का प्रधानता होती है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि है। जोन 2 में जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जोन 2 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जोन 2 में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इस जगह में। तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होती है 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है और मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि है। जोन 3 में है कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। मुख्य फसल हो गया गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि। बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ के बारे में। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदियाँ और एक पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में है कि यह सदा वर्षा भर जल प्रवाह होने वाली नदियाँ है और पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदियाँ होती है। ये अब हिमालयी नदियाँ में ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर पठारी नदियाँ बात करें तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद हिमालय नदियाँ में है कि यह नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, यानी कि पूर्व के साइड, मतलब ये पूर्ववर्ती यानी कि पहले ही होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है और ये नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में, जो पठारी नदियाँ होती है वह प्रौढ़ अवस्था वाली नदियाँ होती है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती है। ये सीधा गमन करने वाली नदियाँ होती है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ के कारण बनती है, लेकिन ये बाढ़ की कम संभावना होती है पठारी नदियों में। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि इसमें आते हैं हिमालय नदियाँ में, और सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि ये सब नदियाँ आती है इसमें। बिहार की प्रमुख नदियों में ये सब का नाम देख लीजिए। यहाँ पर अधिकतर नदियाँ तो हिमालय क्षेत्र से ही निकलती है, देख सकते हैं ये अलग अलग नदियाँ। कोसी हो गया, कमला हो गया, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक हो गया, घाघरा इस साइड से आता है। तो इतने सारे नदियाँ देख सकते हैं। मेन गंगा नदी में ही मिलता है, गंगा नदी। और पठारी क्षेत्र से जैसे कर्मनाशा नदियाँ, सोन नदी, पुनपुन नदी, निरंजना या फल्गु नदी, फिर मोहाना नदी फल्गु में मिल जाता है, फिर क्यूल। तो ये सब नदियाँ इस तरीके से बिहार की नदियों के बारे में देख रहे हैं। कोसी नदी, कमला नदी, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक। तो ये सब बागमती नदी ये सीतामढ़ी साइड से, बूढ़ी गंडक और गंडक के मुजफ्फरपुर के साइड से होते हुए फाइनली पटना में गंगा नदी में यह मिलता है। अब यहाँ पर है कि नदी और इसका उद्गम स्थान और संगम यानी कि मुहाना और बिहार में कितना बड़ा है। तो गंगा जिस जगह से उत्पन्न होता है, मतलब उद्गम स्थान है, वह गंगोत्री कहलाता है, जो कि उत्तराखंड से यह उद्गम होता है।
इसका मुहाना यानी कि अंत कहाँ पर होता है, तो यह बंगाल की खाड़ी तक इसका अंत होता है। इसका कुल लंबाई 445 किलोमीटर है गंगा नदी का। घाघरा घाघरा का उद्गम स्थान है तिब्बत। यह गंगा में मिलता है, मतलब सारण में घाघरा नदी मिलता है, जो कि 83 किलोमीटर है। उसके बाद है गंडक नदी। जो गंडक का उद्गम स्थान नेपाल है, जो गंगा में मिलता है, यानी कि सोनपुर में मिलता है गंडक नदी। फिर बूढ़ी गंडक या सोमेश्वर पहाड़ी से उद्गम उसका स्थान है। ये भी गंगा नदी से मिलता है, जो कि 320 किलोमीटर है। गंडक नदी की लंबाई, मतलब बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर और गंडक की लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक नेपाल से उत्पन्न होता है और गंगा नदी मिलता है, जो कि सोनपुर जगह पे जाके मिलता है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि गंगा यानी कि खगड़िया से मिलता है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी यानी कि नेपाल से मिलता है और वहाँ से मतलब आता है और कोसी नदी में मिलता है। कमला नदी महाभारत श्रेणी, ये भी महाभारत श्रेणी से उद्गम होता है, जो कि नेपाल में है और ये भी कोसी नदी से मिलता है। कोसी गुसाई स्थान नेपाल से उत्पन्न उद्गम स्थान है और यह गंगा या कुर्सेला यानी कि कटिहार में जाकर मिलता है। देख सकते अधिकतर में गंगा नदी ही दिया हुआ है, जो कि 260 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। महानंदा का पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी क्षेत्र से यह उद्गम स्थान है। यह गंगा यानी कि मालदा में यह मिलता है। फिर है कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। गंगा यानी कि चौसा में जाकर मिलता है। सोन यानी कि अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश से यह उद्गम होता है और यह गंगा यानी कि दानापुर में जाकर मिलता है। फिर पुनपुन नदी झारखंड पलामू से उद्गम होता है और गंगा यानी कि फतुहा में यह जाकर संगम इसका होता है, मिलता है। फिर है फल्गु या निरंजना छोटा नागपुर पठार पुनपुन नदी के साथ गंगा में यह छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे उसका संगम होता है। अजय जो कि जमुई से उत्पन्न होता है, मतलब ये पठारीय नदी है, जो कि ये पश्चिम बंगाल में इसका मिलन होता है, संगम होता है। क्यूल हजारीबाग यानी कि झारखंड से यह उत्पन्न होता है, जो कि गंगा यानी कि लखीसराय में इसका संगम स्थान है। सकरी छोटा नागपुर पठार क्यूल नदी के साथ गंगा में यहाँ मिलता है। अब यहाँ पर गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं कि यह गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर सिर्फ बिहार में ही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि देवप्रयाग में जहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख एवं प्रवाह तंत्र का सबसे मेन आधार गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर, यानी कि गंगा नदी बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी के बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो इस तरीके से 12 जिलों से ये नदी गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। तो यहाँ पर एक गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा के सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ भी गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। महानंदा अजय ये बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। घाघरा नदी के देख लेते हैं तो यह मानसरोवर यानी कि तिब्बत के पास से निकलती है। मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू
घाघरा को सरयू कहते हैं मैदानी भाग में। फिर गोगरा, करनाली, करनाली नेपाल में कहते आदि। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। अब गंडक नदी। गंडक को नारायणी यानी कि मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। सप्त गंडक की शालिग्रामी नेपाली में नाम से भी जाना जाता है। गंडक यहाँ पर है कि गंडक का मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है। तो गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है। बिहार में भैंसालोटन यानी कि पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। तो गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है वह 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक और त्रिशूली। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है, तो इसलिए शालिग्राम ही कहते हैं नेपाल में। तो गंडक नदी के बारे में देख लिए। उसके बाद बूढ़ी गंडक के बारे में है कि सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिलों में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में इसको कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हो गया मसान, बालोर, त्यूर, धनौती, ये सब सहायक नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में और इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालेर, त्यूर, धनौती आदि में है। बागमती नदी। बागमती नदी में है कि यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। जो बागमती नदी है यह पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हो गया लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस क्षेत्र के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। तो यहाँ पर है कि यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है। यह नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी नदी के बारे में है, इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए बहुत कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी कि बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी, तो ये सब अलग अलग तरह के नाम हैं। इसकी सहायक नदियों में अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी आदि है। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज। महानंदा नदी के बारे में देख रहे हैं कि यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा यानी कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। पूर्व बिहार मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हो गया पैनोर, नागर, बालासर, मेची है। इसकी सहायक नदियों में पैनोर, नागर,
बलासर, मेची, ये सब नदी है। अब कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कर्मनाशा नदी, तो यहाँ पर है कि यह उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा यानी कि बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिम नदी यानी कि दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिम साइड में यही नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, कर्मनाशा नदी को। अब सोन नदी है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास यानी कि बिहार एवं गढ़वा जिले जो कि झारखंड के बीच में प्रवेश करती है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास मतलब बिहार एवं गढ़वा जिले यानी कि झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर यानी कि मनेर दानापुर में गंगा नदी में यह मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गया रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। तो यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी हो गया ये है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी दक्षिणी सहायक नदी है यानी कि सोन नदी हो गया सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना हो गया। यमुना के बाद सबसे दूसरी बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। ये दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में रिहंद यानी कि सोन नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ हो गया रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध यानी कि डेहरी बांध, ये ध्यान रखना है कि रोहतास में स्थित है। तो सोन नदी पर डेहरी बांध जो कि रोहतास में स्थित है। इंद्रपुरी बैराज ये भी रोहतास में है। फिर बाण सागर बांध ये मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदान क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया गया यानी कि भोजपुर सोन नदी पर बने नहरों ने जो सोन नदी पर नहर बन गया है तो इससे रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया गया है यानी किससे बना है। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह झारखंड के पलामू के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गया मोरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की सबसे दूसरी प्रमुख नदी है यह पुनपुन। उसके बाद फल्गु नदी। फल्गु नदी में देख रहे हैं कि यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलागंज, यह फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलागंज यानी कि निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है। लीलाजन जो कि निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है। गंगा के उपनदी है। यह हजारीबाग के पठारी से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहाँ पितरी, तो गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है जो फल्गु नदी के पास ही स्थित है जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम यानी कि गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना यानी कि ये गंगा नदी, मोकामा में गंगा नदी, मुंगेर में भी गंगा नदी, भागलपुर में गंगा नदी, बक्सर में गंगा नदी। तो देख सकते हैं जैसे पटना में गंगा नदी के किनारे का स्थित शहर है सोनपुर,
मोकामा के गंगा नदी के सहारे स्थित है मुजफ्फरपुर। मुंगेर में जो गंगा नदी है उसके किनारे स्थित है खगड़िया। ये नदियाँ बिहार में नदियों के किनारे स्थित। पटना में गंगा नदी, मोकामा में भी गंगा नदी है। उसके बाद है मुंगेर में भी गंगा नदी, भागलपुर में गंगा नदी, फिर बक्सर के जगह पे गंगा नदी बक्सर है। फिर छपरा, घाघरा नदी के किनारे छपरा स्थित है। हजारीबाग जो है वह गंडक नदी के किनारे स्थित है पास में। फिर गंडक नदी सोनपुर के किनारे स्थित है। फिर बूढ़ी गंडक नदी जो स्थित है मुजफ्फरपुर में स्थित है। फिर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया के स्थित है। फिर बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर के भी नज़दीक स्थित है। फिर बागमती नदी दरभंगा की स्थित है। फिर फल्गु नदी गया के इस किनारे स्थित है। फिर पुनपुन नदी या गंगा नदी जो है फतुहा के पास में स्थित है। तो इस तरह कितने सारे नदियाँ कौन कहाँ के करीब है वो ध्यान रख लीजिए। फिर अब बात कर लेते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में। उसके बाद जल प्रपात और झील के बारे में देखेंगे। फिर बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे। फिर वन्य जीव के बारे में जानेंगे। इतने सारे बात को जानेंगे। बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। यह परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना में हो गया सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये सब आते हैं, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। सोन बहुउद्देशीय परियोजना में बात करते हैं तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी यानी कि रोहतास में किया गया था। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी यानी कि रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर यहाँ पर है डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर स्थित बांध बनाकर, डेहरी के बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई है। एक हो गया पूर्वी सोन नहर। इस नहर में से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिम सोन नहर, इस नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन पर 2 जल विद्युत केंद्र यानी कि डेहरी जल विद्युत केंद्र है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र डेहरी जल विद्युत केंद्र है 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र पर 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तो गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास, तो ये भैंसालोटन जगह है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी के बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज यानी कि बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व, गंडक परियोजना में जो जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई यानी कि पूर्व गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर, तो ये नहर निकाली गई है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। जो पूर्वी और पश्चिमी नहर डिवाइड किया गया हुआ है, तो पूर्वी नहर 3 भाग में विभक्त है जिसमें तिरहुत, त्रिवेणी एवं 2 नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं 2 नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। वहीं पे पश्चिम नहर की बात करते हैं तो गंडक परियोजना में पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है।
इस परियोजना के तहत नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिम नहर पर भी बना हुआ है। अब कोसी बहुउद्देश्य परियोजना है। कोसी परियोजना भारत में नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुआ। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। 1965 में पूरी तरह तैयार हो गया कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया, यानी कि पूर्वी कोसी नहर। इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होता है और पश्चिम कोसी नहर में इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। जलप्रपात। तो जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो यहाँ पर है कि जैसे नदी इस तरीके से बहते रहता है, नदी इस तरीके से बह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। समझिए यहाँ पे कोई पहाड़ या समझिए पहाड़ इस जगह पे स्थित है। पहाड़ यहाँ से टकरा कर डायरेक्ट अगर ऐसे अगर एकदम तेजी धारा से नीचे की ओर गिरती है इस जगह पे, तो यही जलप्रपात कहलाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात जैसे ककोलत जलप्रपात, ये जगह ध्यान रख लीजिए कौन कहाँ पर है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, या ये रोहतास में है। तो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास यानी कि सबसे ऊंचा यही है। दुर्गावती जलप्रपात जलप्रपात जो रोहतास में सबसे ऊंचा है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। कर्मनाशा जलप्रपात यह बक्सर में है। उसका धुआंकुंड जलप्रपात और मंझरकुंड जलप्रपात यह सासाराम यानी कि रोहतास में है। तो धुआंकुंड और मंझरकुंड जलप्रपात यह सासाराम में स्थित है। फिर है जियारकुंड जलप्रपात, यह भोजपुर में स्थित है। जियारकुंड यह भोजपुर में है। तेलहरकुंड जलप्रपात यह कैमूर में है। तो ये सब जलप्रपात है। अब प्रमुख झील की बात कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे है, ये ध्यान रखना। जैसे कांवर झील बेगूसराय में है। फिर घोघा झील या गोगाबिल कटिहार में है। कुशेश्वर झील या दरभंगा में कुशेश्वर झील यह दरभंगा में। घोरा कटोरा झील यह राजगीर मतलब नालंदा में है। फिर है अनुपम झील कैमूर में है। उसका सिमरी झील सहरसा में है। सिमरी झील सहरसा में। फिर जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। मोती झील मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। सरैया मन यह बेतिया में स्थित है, यानी कि जो कि पश्चिम चंपारण में ये भी है। पिपरा मन यह मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार के प्रमुख नहर और उस नहर से अलग अलग लाभान्वित वाले क्षेत्र को भी देख लेते हैं। जैसे तिरहुत यह गंडक परियोजना से यह त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ है और गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से भी तिरहुत का निर्माण किया गया, यानी त्रिवेणी और तिरहुत जो नहर है और गंडक से दोनों नहर का भी निर्माण किया गया। तीनों नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सबको फ़ायदा होता है। उसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर का निर्माण होता है। इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया लाभान्वित होता है। उसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना से पश्चिम कोसी नहर का निर्माण किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल इसको फ़ायदा होता है। उसके बाद राजपुर में कोसी, यहाँ पर कोसी नदी से राजपुर नहर का निर्माण किया गया, जिससे सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय लाभान्वित होता है। उसी के बाद सोन यानी कि पूर्वी सोन जो नहर है उससे औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना ये सबको फ़ायदा होता है। और पश्चिम सोन यानी कि सोन रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर ये सबको लाभान्वित फ़ायदा होता है। उसके बाद बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड की बात करते हैं तो राजगीर में स्थित है। बिहार का सबसे ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड ये सब कुंड है जो कि राजगीर में स्थित है। उसके बाद मुंगेर में जो स्थित है कुंड वह लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड
ऋषि कुंड, भीम बांध कुंड, फिर है भारी कुंड। तो ये सब है जो कि मुंगेर में स्थित है। गया में सिर्फ एगो स्थित है अग्निकुंड। बिहार की मिट्टी, अब बिहार की मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस। बिहार एक मैदानी राज्य जो 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में मिट्टी को मतलब 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तर बिहार की मिट्टी में पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ जिसको खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये उत्तरी बिहार की मिट्टी है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी में टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि करैल और केवाल मिट्टी जिसको होते हैं लाल पीली यानी कि बलथर मिट्टी, ये सब में डिवाइड किया गया हुआ। अब उत्तर बिहार की मिट्टी में बात करते हैं अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में। तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ। उत्तर बिहार की मिट्टी 4 उपवर्गों में बांटा गया। एक सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी। तो यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी है कि यह उत्तरी पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। मतलब पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इन क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। तराई मिट्टी हो गया तो यह उत्तरी बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी हो गया, यह हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब पुरानी यानी कि बांगर मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में भी है। इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र के बारे में यहाँ पर देख लिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, मक्का ये सब जनरली उगाए जाते, तंबाकू, गन्ना। अब नवीन जलोढ़ यानी कि खादर मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों के खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा निचली घाटी में स्थित है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा तथा इसमें बालू एवं चीका यानी कि केले की प्रधानता होती है।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि का पैदावार अच्छा होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि का पैदावार भी अच्छी होती है। अब उत्तरी बिहार की मिट्टी देख लिया, अब दक्षिणी बिहार की मिट्टी भी देख लेते हैं। तो दक्षिणी बिहार की मिट्टी में विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य स्थित है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में विभाजित किया गया हुआ है। सबसे पहला हो गया टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है, मतलब वहाँ पे जल के ऊपर ही मिट्टी रहता है, समझिए। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण, जो गंगा नदी उसके दक्षिण साइड, जैसे यहाँ पर इस तरीके से गंगा नदी है तो इसके दक्षिण साइड हो गया इधर, तो दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर, तो बक्सर से लेकर यहाँ भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह टाल मिट्टी होती है। यह मिट्टी मोटे कण वाली, धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। टाल मिट्टी, इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद कगारी मिट्टी, गंगा नदी के दक्षिण तट एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। उसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है कगारी मिट्टी का। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाले प्रमुख फसलें हो गया मक्का, सरसों, मिर्च आदि। कगारी मिट्टी में मक्का, सरसों, मिर्च आदि उपजाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ यानी कि करैल केवाल मिट्टी, तो यहाँ पर है कि इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें हो गया मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि। तो इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि है। पुरानी जलोढ़ हो गया। उसके बाद लाल पीली, जिसको बलथर मिट्टी कहते हैं। तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है एवं इसका उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। तो यहाँ पर इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब लिया हुआ है कि लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर मोटे अनाज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्य जीव की बात कर लेते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस पर्णपाती वनों की उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भाग में बांटा गया, एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो वे आर्द्र पर्णपाती वन कहलाती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज,
पश्चिम चंपारण जो कि वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, समेल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इस वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती वन में ऐसे वन में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा में औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, फिर अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं और उसकी विशेषता भी देखेंगे। तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सबसे पहला देखते हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। यह नेशनल अभयारण्य में आता है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। ये विशेषताएँ हैं। अब दूसरा है कि भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य, ये मुंगेर में स्थित है। इसकी विशेषताएं हैं कि 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। भीम एवं वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। गौतम बुद्ध पक्षी विहार यह गया में स्थित है। यह अभयारण्य जो कि 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है। यह 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल यह है। साइबेरिया से पक्षी जो आते हैं यहाँ पे रहता है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। उसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। यह रोहतास में स्थित है जो कि 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार के सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य यह है। फिर है नागी बांध पक्षी विहार। यह जमुई में है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है। वह 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य नाग बांध पक्षी विहार, यह सबसे छोटा है। उसके बाद नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जमुई में स्थित है और 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में स्थित है। यह 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जो कि राजगीर में स्थित है। पंत एवं वन्य जीव अभयारण्य नालंदा के राजगीर जगह पर स्थित है। 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है जो कि 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उसके बाद बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष्य इसके अंदर है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में स्थित है। 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल यह है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में स्थित है। 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल यह है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य यह भागलपुर में स्थित है। यह 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद है बरैल सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है। तो ये सब ध्यान होना चाहिए। इतने सारे अभयारण्य बिहार में स्थित है। वन रिपोर्ट 2021 बिहार भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था।
2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया हुआ है। बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84 यानी कि बिहार राज्य में 7.84% पूरे भारत का वन इसमें पाए जाते हैं। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.103% है, यानी कि 1.03% 2019 में था, वहीं 2021 में जो है 1.03% बढ़ गया। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षा आवरण की बात कर लेते हैं। वन आवरण यह 7381 वर्ग किलोमीटर है, यह 7.8% है और यहाँ पे वृद्धि हुआ है 2 साल में 75 वर्ग किलोमीटर का। वहीं पे वृक्ष आवरण यानी कि वृक्षों का सिर्फ वृक्ष है, वह 2341 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में वृद्धियाँ मतलब यह पूरे भारत का 2.48% है और यह वृद्धि है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। कुल 9722 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत 10.32% और 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब अलग अलग जिलों में वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार बात कर लेते हैं। कैमूर में टोटल क्षेत्रफल है सबसे अधिक, कैमूर में वनों का आवरण है, वन मतलब फैला हुआ है वन 1051 वर्ग किलोमीटर में यह कैमूर फैला हुआ है। पश्चिम चंपारण में 930.34 वर्ग किलोमीटर, रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर, यह सबसे अधिक वन आवरण है। इतने सारे वर्ग किलोमीटर के आवरण में यह स्थित है। वहीं पर सबसे कम देखेंगे तो शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर, तब अरवल में मतलब शेखपुरा इतना बड़ा, ऐसे तो छोटा ज़िला भी है तो क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ पे भी कम क्षेत्रफल में वन का आवरण है, वन का विस्तार है। अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर, जहानाबाद में 4.4 वर्ग किलोमीटर है। अब जिलों में वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से कैमूर में जो है वह 31.56% है, जमुई में 21.34% है, नवादा में 20.72% है, शेखपुरा में 0.17% है, बक्सर में 0.35% है, सिवान में 0.35% है। तो यह अपने क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर अपने प्रतिशत होता है कि टोटल अगर 100% इसमें जगह है कैमूर में तो 31.56% पर जो है वह कैमूर में वन का विस्तार है। अब यहाँ पर है 2019 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले। तो वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि बांका में हुआ, 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ। जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वहीं पे वन आवरण से नुकसान जो हुआ कैमूर में घट गया, 4.83 वर्ग किलोमीटर घट गया। सुपौल में 4.46 वर्ग किलोमीटर घट गया। रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर घट गया। कुछ और बातें यहाँ पर है कि अन्य बिंदु वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.2 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में वृक्ष आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्ष का आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। तो बिहार में वृक्ष आवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्ष आवरण है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत
प्रतिशत यहाँ पर है कि बिहार 2021 के बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र अति सघन वन यानी कि 70% अधिक शिखर सघनता, तो यह 4.5% है। उसके बाद मध्यम सघन वन यह 44.5% है जो कि 3286 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। उसी तरीक़ा से खुले वन 10 से 40% यह शिखर सघनता वन में आता है। 41% यह वन है। तो इस तरह से 2021 में बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत देख ली कि अति सघन 70% से अधिक सघनता वाले जो जगह है वह यहाँ पर 4.5% है जो कि 333 वर्ग किलोमीटर के रेंज में स्थित है। मध्यम सघन वन 40 से 70% है जो कि शिखर सघनता वाले होते हैं। 44.5% है जो कि 3286 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। खुले वन 10 से 40% जिसका शिखर सघन हो तो यह 51% है जो कि 37.62 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बहुत घने वन जो होते पश्चिम चंपारण में जो कि 249.34 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। मध्यम रूप से घने वन पश्चिम चंपारण में 548.47 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। खुले वन यह कैमूर में स्थित है जो कि 531.73 वर्ग किलोमीटर है। 2011 एवं 2019 के वन के तुलना किया जा रहा है तो यहाँ पर है कि बहुत घने वन क्षेत्रफल 2019 में था 333 वर्ग किलोमीटर और 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। मध्य रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर हो गया। खुले वन 3693 वर्ग किलोमीटर था और खुले वन बढ़ गया तो 3762 वर्ग किलोमीटर हो गया। कुल वन 7306 वर्ग किलोमीटर में तक था और फाइनली 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया। नोट 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र वाली वृक्षादित भूमि को वन आच्छादन माना जाता है। 10% से अधिक शिखर यानी कि वृक्षों के जो ऊपर होते हैं इस तरीके से शिखर जो ऊपर घन होते हैं ऊपर वाला घन, अगर 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र वाली वृक्ष आदित भूमि को वन आच्छादन माना जाता है। तो ये ध्यान रखिए 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र फल वाली वृक्षादित अगर भूमि है तो उसको वन आच्छादन माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं तो यहाँ पर है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में स्थित है 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के गंगा नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। तो जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव करवल का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघ की कुल संख्या सिर्फ 31 ही है पूरे बिहार में। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य जहाँ मुख्य आपदा बाढ़ है। इसका अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित रहता है। बाढ़ की बात कर लेते हैं तो बिहार के 38 जिलों में 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित वाले जिले हैं। बाढ़ के अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत की कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% यानी कि बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले, तो अत्यधिक जो होते हैं बाढ़ प्रभावित में
पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये सब में अत्यधिक बाढ़ रहता है। कम बाढ़ वाले हो गया पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, ये सब कम बाढ़ रहता है। बिहार में बाढ़ आने के कारण है अत्यधिक वर्षा और नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण बाढ़ आता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है, इसलिए बाढ़ आता है। उसके बाद तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार, इतना सूखा हो तो यहाँ पर मानसून की अनिश्चितता के कारण तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार में लगभग 20% जो भूमि है वह सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रमुख नहर निर्माण के कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप। बिहार की भौगोलिक स्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार को अलग अलग क्षेत्रों की भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन यानी कि 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अत्यधिक प्रबलता वाले जोन को जोन 5 में रखा गया है, जहाँ पे अधिक चांस है भूकंप आने का। तो ये किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, तो यहाँ पे अत्यधिक प्रबलता से भूकंप आता है। मध्यम जोन हो गया पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, ये सब। जोन 3 में निम्न प्रबलता में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, ये सब आते हैं, यह जोन 3 में है। उसके बाद चक्रवात भी बिहार के भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य तो नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जानमाल की क्षति होती है। अब सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क का अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो यहाँ पर है सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में कि जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरा 2015 में सेंदाई शहर में जापान में। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत में 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो लागू किया इस तरीके से बिहार के जितने भी सारे भूगोल था वो सब बात को जान लिए। उसी तरीक़ा से इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।